हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन का नियम। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले समझ लो, उसके बाद लिखवा दूंगा। मैं अपने नोट्स बना लेना, हर वीडियो में ऐसा ही होता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद लिखवाता हूँ। ठीक है, तो पहले समझ लो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन का नियम। क्या होता है एक्शन रिएक्शन का नियम? एग्जैक्टली देखो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, कोई ऑब्जेक्ट है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं तो बदले में वो ऑब्जेक्ट भी हम पर फोर्स लगाता है। मतलब इक्वल एंड अपोजिट। जितना फोर्स हमने उस पे लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो इस दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो जितना फोर्स मैं इस दीवार पे लगा रहा हूं उतना ही फोर्स ये दीवार मुझ पे लगा रही है। जितना फोर्स मैंने इस दीवार पे लगाया उतना ही फोर्स मुझे दीवार मुझ पे लगा रही है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं इस तरफ लगा रहा हूं, मैं इस तरफ लगा रहा हूं फोर्स, और ये दीवार मुझ पर इस तरफ लगा रही है। अब ये दीवार अगर मुझ पे फोर्स लगा रही है तो डेफिनेटली जो दीवार द्वारा जो लगाई गई फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर ही होगी, है ना? तो ऑपोजिट ही होगा फिर, क्योंकि अगर मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये इधर इस डायरेक्शन में। अगर ये दीवार मुझ पे फोर्स लगाएगी तो वो तो डेफिनेटली इधर ही होगा ना। तो इक्वल एंड अपोजिट, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एवरी एक्शन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं फोर्स लगा रहा हूं, वो एक्शन हो गया, और वापस वो ऑब्जेक्ट या कोई दीवार या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मुझ पे वापस फोर्स लगा रहा है उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल होता है बट अपोजिट होता है। डायरेक्शन जो है ऑपोजिट, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है उसकी, और इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है। अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मुझ पर भी वो दीवार या कोई वो वस्तु, ऑब्जेक्ट जो है वो बॉडी, वो मुझ पर भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बस यही है। इसके कुछ एग्जांपल देखो, जैसे हम अगर अर्थ पे खड़े हैं तो मैं अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या? एम जी, जितना मेरा मास है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एम जी फोर्स लग रहा है। तो एम जी ही ऊपर की ओर भी लग रहा है, ये अर्थ भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगा रही है। ठीक है, मैंने एम जी फोर्स लगाया अर्थ पर, अर्थ भी मुझ पे एम जी फोर्स लगा रही है, बट अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है सामने। क्वेश्चन क्या है? क्या ये जो एक्शन रिएक्शन का जो नियम है, क्या ये जो एक्शन रिएक्शन है, हम एक्शन होता है, फोर्स लगता है तो वापिस वो फोर्स लगता है, ये जो कंडीशन है, क्या ये बिना कॉन्टेक्ट में आई भी लगती है? ये तो देखो, हमने एग्जांपल देखे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो कॉन्टेक्ट आ रहा है ना, हम इसको स्पर्श कर रहे हैं, हम हमारे और इस दीवार के बीच या हमारे और उस ऑब्जेक्ट के बीच क्या हो रहा है? कॉन्टेक्ट हो रहा है। तब ये जो फोर्स है कॉन्टेक्ट में ही लगती है, फिर बिना कॉन्टेक्ट के भी लगती है? तो जवाब है हाँ, लगती है। बिना कॉन्टेक्ट में भी लगती है। अगर कोई वस्तु, जब दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं के बीच में अगर कोई कॉन्टेक्ट नहीं है फिर भी ये फोर्सेस काम करेगी। देखो इसका एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर पे ये अर्थ फोर्स लगाएगी, इसको अपनी ओर खींचेगी, नीचे की ओर खींचेगी इसको। ये मार्कर भी इस अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, बट भैया हमें तो दिखता ही नहीं। कैसे दिखेगा? अर्थ का जो मास है वो बहुत 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 ज्यादा होता है, इसलिए इस इस मार्कर द्वारा अर्थ पर लगाए गए फोर्स का इफेक्ट नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसका इफेक्ट दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अर्थ का मास जो है वो बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर में अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, बिल्कुल जैसे मान लो कोई बहुत ही ज्यादा बलशाली व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा बलशाली व्यक्ति, अब कोई नॉर्मल सा आदमी आके उसके एक मार दे मुक्का, क्या ही फर्क पड़ेगा उसको, है ना? मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं इतना बलशाली कि कोई उसको मुक्का मारे तो पता ना चले। बट मैं बता रहा हूँ, बट अर्थ अर्थ जो है वो इतना मैसी ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा, इतना लार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब इतना बड़ा है अपना अर्थ, जिसका मास बहुत ज्यादा है। तो इस मार्कर द्वारा लगाए गए फोर्स का प्रभाव, इफेक्ट कुछ नहीं होता, नेग्लिजिबल, जीरो कह सकते हो। अब देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कुछ महत्वपूर्ण बातें तीसरे नियम के बारे में। तो पहली बात है, ये जो एक्शन और रिएक्शन जो वर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के लिए है।
जब मैं 11th क्लास में था ना, तो पता है ये जो तीसरा नियम एक्शन और रिएक्शन, इसका क्या एग्जांपल दिया जाता था? मुझे कहते मतलब हमको बताया जाता था कि इसका एग्जांपल था ये कि अगर आप मान लो किसी के थप्पड़ मारते हो, तो वो भी आपके वापस थप्पड़ मारेगा। देखो इतना घटिया और एकदम बेकार बात बोली जाती थी। ये कोई एग्जांपल है? बिल्कुल भी नहीं। ये अगर आपको भी ऐसा बताया गया है तो एकदम घटिया और एकदम बेकार एग्जांपल है। ये एग्जांपल है ही नहीं, इसका उदाहरण थोड़ी है। तो मान लो फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि मान लो जो थप्पड़ है वो हमारे पापा या हमारे जो पेरेंट्स है उनके द्वारा मारा गया है, तो क्या हम उनको वापस मारते हैं क्या फिर? तो वहां पे तो ये लॉ फेल हो गया। ऐसा थोड़ी होता है फिर। तो ये एकदम निहायती एकदम बकवास बात है। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन जो है सिर्फ फोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। एक्शन और रिएक्शन का मतलब सिर्फ फोर्स है। मैंने एक्शन किया यानी फोर्स लगाया, तो वापिस मुझे रिएक्शन मिला कि वापिस ये दीवार में मुझे फोर्स लगेगी, बस। एक्शन और रिएक्शन इन वर्ड्स का मतलब सिर्फ फोर्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सारी की सारी बेकार बातें हैं, बकवास बातें हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन है ये कोज इफेक्ट रिलेशन नहीं है। कोज इफेक्ट रिलेशन क्या होता है हमें तो पता ही नहीं। देखो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ। कोज इफेक्ट रिलेशन का मतलब है कि जैसे हमारी दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है उनका कुछ ना कुछ रीजन है, उनका कुछ ना कुछ कारण है ना। कोई भैया ये कोई जरूरी थोड़ी है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिनका कुछ कारण नहीं है बट वो हो रही। हाँ वो ऐसी होगी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं कोज इफेक्ट रिलेशन आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई घटना होती है, जैसे रात और दिन होते हैं, तो रात और दिन होने, जैसे रात और दिन ये घटना हुई, ये इफेक्ट दिखा। अब इफेक्ट के पीछे कारण क्या है, इसका क्या रीजन है, कोज क्या है? कोज ये है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करके घूमती है ना। तो ये अर्थ घूमती है तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि दिन और रात हो रहे हैं, है ना। दिन और रात इफेक्ट है, कोज क्या है? अर्थ का रोटेशन, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है। अब जब जैसे मान लो आपका पेट खराब हो गया, ठीक है, आपका पेट खराब हो गया, क्यों हुआ पेट खराब? आपने कुछ खा लिया होगा ऐसा ही कुछ, ठीक है। जैसे मान लो किसी शादी में चले गए, और शादी में चले गए तो वहां बहुत सारा खा के आ गया तो फिर पेट खराब हो गया, या फिर अपने दोस्तों के साथ चाट पकौड़ी खा ली होगी। तो चाट पकौड़ी खाना ये तो था कोज, और इसका इफेक्ट क्या हुआ? आपका पेट खराब हो गया। समझ में आ रही है? जैसे गुब्बारा है, आप गुब्बारे में फूंक मारते जा रहे हो, हवा भरते जा रहे हो, तो गुब्बारा मान लो फट गया। ये क्या हुआ? ये इफेक्ट हुआ। इसका कॉज क्या था कि हवा बहुत ज्यादा अंदर चली गई, तो हवा के पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने लगे, तो वो फट फट गया गुब्बारा। ठीक है, तो ये इसका क्या इफेक्ट हुआ? अंदर बहुत ज्यादा हवा के मॉलिक्यूल्स, हवा के पार्टिकल्स अंदर चले गए, एयर पार्टिकल चले गए, अब वो फोर्स लगा रहे हैं अंदर से। ये कॉज, इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि गुब्बारा फट गया। ठीक है, तो ये दूसरा। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि मैंने एक्शन किया फिर मुझे रिएक्शन मिल रहा है, नहीं। एक्शन और रिएक्शन दोनों जो है वो सेम इंस्टेंट पे होते हैं, एक ही टाइम पे। आप टाइम को जूम इन करके देखो। टाइम को जूम इन करने का मतलब है कि जैसे मान लो हम मोटा मोटी बोलते हैं कि 1 घंटे, बट 1 घंटे में भी जैसे मान लो बोला कि 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट में भी हम और ज्यादा प्रिसाइज करें तो 1 घंटा 5 मिनट 5 सेकंड, और ज्यादा प्रिसाइज करें तो जैसे हमारा जूम इन का मतलब, मैं बोल रहा हूँ जूम इन का मतलब प्रिसाइज करना, ठीक है, और अंदर तक जाना, घंटे से मिनट, मिनट से सेकंड, सेकंड से भी माइक्रो सेकंड, ऐसे। तो वहां पे आपको जो टाइम है वो सेम ही मिलेगा, सेम, एकदम सेम, बिल्कुल भी एक माइक्रो सेकंड का भी फर्क नहीं होगा, सेम इंस्टेंट पे लगता है। अगर जैसे ही मैंने इस पे एक्शन फोर्स लगाया, उसी पर्टिकुलर उसी टाइम पे सेम इंस्टेंट पे वो रिएक्शन मिलेगा मुझे। ऐसा नहीं कि एक्शन पहले है उसके बाद रिएक्शन हुआ, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज है। तो इसी को बोलते हैं कोज इफेक्ट रिलेशन। कोज इफेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि कोज पहले आता है, इसका इफेक्ट बाद में आता है। कोज पहले है फिर उसका इफेक्ट आता है। तो ये कहना चाह रहा है कि कोज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, एक्शन और रिएक्शन सेम इंस्टेंट पे होते हैं। यह था दूसरा पॉइंट। अब देखो तीसरा पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले उसका आंसर दो, ठीक है। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे इधर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इमेज दिख रही होगी, मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, दिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो इसमें आपको दिख रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, ये सब चीजें जो है अगले वीडियोस आएंगी उसमें फ्रिक्शन फोर्स की बातें करेंगे, तब मैं सारी चीजें समझाऊंगा। ये इमेज वापस दिखाऊंगा मैं उसमें, बट मैं बता रहा हूँ कि देखो जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसको इधर, ठीक है, तो मैं आपको फोर्स लगाते हुए दिख रहा हूँ सब्जेक्ट पे, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन वगैरह है इनकी हम आगे आने वाले वीडियोस पे बात करेंगे। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मुझ पर वापस फोर्स लगा रहा है, उतना ही लगा रहा है, और ऑपोजिट है और इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब एक्सेलरेटेड मोशन है इसका मतलब क्या है, इस पे नेट फोर्स है, यानी नेट फोर्स जो है एफ नेट इज इक्वल टू नॉट जीरो, तभी तो एक्सेलरेशन है। अब देखने से तो लग रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होना चाहिए ना, बट जीरो क्यों नहीं है फिर। मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पे मेरा हाथ अज्यूम कर लो, मुझे ऐसे डायग्राम बनाने नहीं आते, बट अज्यूम कर लो, ठीक है, मैं अपने हाथ से इसे फोर्स लगा रहा हूँ इस पे इधर, तो ये मुझ पे ऑफिस फोर्स लगा रहा है, उतना ही लगा रहा है, अपोजिट भी है, तो ये फिर एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना। तो जो नेट फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये एक सिंगल बॉडी के लिए, देखो ये सिंगल बॉडी के लिए होता है, ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे तो नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है, ये जो फोर्स लगा रहा है ना ये तो मुझ पे लगा रहा है ना, ये जो एक्शन रिएक्शन है ये हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, सेम बॉडी पे थोड़ी लग रहे हैं। ये जो फोर्स है मैंने इस पे लगाया, इस पक्ष ने मुझ पे लगाया, तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये मुझ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स तो मुझ पे लग रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट पे थोड़ी लग रहा है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे लगता, हमने जो ये नेट फोर्स की बात की थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए बात की थी, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है ना, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, इसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं सारी के सारे, इधर कॉन्टेक्ट फोर्स इधर है, एमजी फोर्स इधर है, तो ये जितने भी फोर्सेस हैं सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, तब ये नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये जो नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये एक ऑब्जेक्ट के लिए सारे के सारे फोर्सेस जो है एक ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, तब जो कुल बल है वो जीरो होता है। अब ये जो बल है, ये जो फोर्स है, ये मेरे हाथ पे लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा, इस ऑब्जेक्ट पे तो सिर्फ मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स और इधर कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, बट मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो ज्यादा है, वो ज्यादा है फ्रिक्शन से, तो जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, तब इसमें एक्सेलरेशन आ गया। और ये जो फोर्स है ये मुझ पे लग रहा है ना कि इस ऑब्जेक्ट पे, तो एक्शन रिएक्शन जो है वो हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, एक बॉडी पे नहीं लगते। हाँ तो भाई जो मैंने आपको समझाया है अब वो आपको लिखवा देता हूँ, तो आपके सामने इमेज आ रही होगी, हेडिंग लगाओ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये नोट करो, ये इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है, हटाओ, ये हिंदी में आ रहा है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, हेडिंग लगाओ, नोट करो, कर लिए नोट, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है, नोट करो, ठीक है। अब हिंदी में आ रहा है, वही क्वेश्चन हिंदी में आ रहा है, ठीक है, नोट करो, कर लिए नोट। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंग्लिश में आ रहे हैं, ठीक है, नोट करो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिंदी में आ रहे हैं, नोट करो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, हो गया नोट।